गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जाना था। आज एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके सिलेबस में मौर्य साम्राज्य का समाज और मौर्य साम्राज्य के समय में अर्थव्यवस्था यानी सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन, मौर्य काल का सामाजिक और आर्थिक जीवन, ये टॉपिक है जिसमें से आज हम सामाजिक जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मौर्य काल के सामाजिक जीवन के बारे में जानने के लिए हमारे पास अनेक स्रोत उपलब्ध हैं। जैसे हालांकि अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित ग्रंथ था, लेकिन उससे भी हमें समाज की जानकारी होती है। इसके अतिरिक्त मगैस्थनीज ने जो इंडिका लिखी थी, इंडिका से हमें काफ़ी हद तक जो है सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी होती है। और बहुत से अन्य नाटक और ग्रंथ लिखे गए जो कि मौर्य साम्राज्य के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। तो ये पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके बुक में नहीं मिलेगा। मैं इसकी आपको फोटोज भेज दूंगा, जो भी मेरा सोर्स है, और फोटोज को आप स्टडी कर लीजिए। ये सफिशिएंट मैटर है इसमें। तो पहले आप इसको समझ लीजिए कि मौर्य काल में सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लेंगे वो है संयुक्त परिवार प्रणाली, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। तो देखिए, मौर्य काल में जो परिवारों की व्यवस्था थी वो संयुक्त परिवार प्रणाली उस समय प्रचलित थी। और पहले की तरह जो परिवार होते थे वो पितृसत्तात्मक होते थे, यानी परिवार का जो सबसे वयोवृद्ध पुरुष होता था, सबसे बड़ा पुरुष होता था, वो परिवार का मुखिया होता था, यानी पिता की सत्ता चलती थी। इसको बोलते हैं पितृसत्तात्मक। ठीक है। तो वही परिवार की देखभाल करता था। परिवार के सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे। परिवार में पुत्र का होना आवश्यक समझा जाता था। मुखिया की मृत्यु के पश्चात फिर परिवार का जो दायित्व था वो जो सबसे बड़ा पुत्र होता था, यानी ज्येष्ठ पुत्र, उसके हाथ में आता था। तो कहने का अर्थ यह है कि मौर्य काल में संयुक्त परिवार प्रणाली, यानी जिसमें माता पिता, पुत्र पुत्री और भाई, पिता के भाई, उनका परिवार, वो सब मिलजुल कर रहते थे। और जो सबसे बड़ा होता था पुरुष, वो परिवार की देखभाल करता था। इसके बाद कास्ट सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी जाति प्रथा, जो कि उस समय समाज जो है उसका मुख्य अंग था। तो देखिए, मौर्य काल में जाति प्रथा जो पहले से प्रचलित चलती आ रही थी। आप जानते हैं कि समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, जिसको बोलते हैं चतुर्वर्णीय व्यवस्था। ठीक है, 4 फोल्ड कास्ट सिस्टम, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समाज इन 4 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है। लेकिन मौर्य काल में जाति प्रथा पहले की अपेक्षाकृत और जटिल हो गई थी। ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था पहले की तरह। उन्हें बहुत से विशेषाधिकार प्राप्त थे। उन पर ना तो किसी प्रकार का कर लगाया जा सकता था और न ही उन्हें मृत्यु दंड दिया जा सकता था। समाज में समानता केवल विशेषाधिकारों को लेकर नहीं थी, बल्कि जो, जैसे किसी भी अपराध के लिए कोई दंड है, मान लो किसी ने कोई अपराध कर दिया और उसके लिए मृत्यु दंड निश्चित है, तो वो मृत्यु दंड अगर ब्राह्मण वो अपराध कर देता है तो उसको उस अपराध के लिए मृत्यु दंड नहीं मिला करता था। उसको कोई और जुर्माना वगैरह कर दिया करते थे, लेकिन मृत्यु दंड उसको नहीं दे सकते थे। और ब्राह्मण अपनी जाति के बाहर भी विवाह कर सकते थे और उनको बहुत अधिक धन और भूमि दान में दिया जाता था। हालांकि ब्राह्मणों का जो प्रमुख कार्य होता था वो धार्मिक अनुष्ठान करवाना, उनको पूर्ण करवाना और इस तरह के कार्य होते थे, या शिक्षा का कार्य होता था। लेकिन मौर्य काल में वो सेना
न्याय विभाग, कृषि, व्यापार, पशुपालन, ये सारे कार्य करने लगे थे। जैसे आज आप देखते हो कि आज हमारा जो समाज है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आज कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी जाति का व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, और है ऐसा। और उस समय भी ऐसा था, मौर्य काल में कोई ऐसा निश्चित नहीं था कि ब्राह्मण ये करेगा, क्षत्रिय ये करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। ब्राह्मण कोई भी कार्य कर सकते थे। दूसरी प्रमुख जाति जो है क्षत्रियों की थी। इसमें ज्यादातर जो लोग थे वो शासक और सैनिक होते थे। कहा जाता है कि जैसे अगर वैसे तो विवादपूर्ण है ये बात, लेकिन मौर्य शासक भी क्षत्रिय ही माने जाते हैं, और इसलिए इस काल में क्षत्रिय जाति का प्रभाव जो है वो काफी बढ़ गया था। तीसरी प्रमुख जाति जो है वैश्य, जिसमें मुख्यतः किसान और व्यापारी वर्ग सम्मिलित था। ये भूमि के स्वामी होते थे। सरकार उनसे बहुत से कर प्राप्त करती थी, और सबसे जो निचला जो स्थान था या निम्न स्थान था वो शूद्रों का था। उच्च जाति के लोग शूद्रों से घृणा किया करते थे। हालांकि अशोक ने, जब वो अशोक शासक बना, तो उसने सभी जाति के लोगों के साथ, निम्न लोगों के साथ भी उचित व्यवहार करने का आदेश दिया था। अशोक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अशोक की धम्म की नीति वो यही कहती थी कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, जाति प्रथा को वो नहीं मानता था। तो देखिए, ये जो है स्थिति थी चार जातियों की। अब केवल ये जातियां नहीं थी, बल्कि अनेक उपजातियां भी थी। ठीक है। अब अगर हम मैगस्थनीज की इंडिका को अगर हम स्रोत के रूप में माने, तो मैगस्थनीज ने तो भारत में 7 जातियों का उल्लेख किया है। अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज देयर वर 7 कास्ट्स इन इंडिया। उसने कहा है कि एक तो दार्शनिक है, एक किसान है, एक शिकारी है, एक व्यापारी और शिल्पकार है। व्यापारी और शिल्पकार एक ही क्लास में ले लिए उसने। सैनिक, सैनिकों की जाति, मंत्री, भेड़ बकरी चराने वाले, तो ये 7 जातियां बताई हैं। लेकिन मैगस्थनीज ने जो वर्णन किया है ये काफी दोषपूर्ण है। आप देख रहे हो कि ये जो जिनके मैं नाम गिना रहा हूं, दार्शनिक हैं या किसान हैं, शिकारी हैं, व्यापारी, ठीक है, ये सब विभिन्न व्यवसायों को करने वाले लोग हैं, और मैगस्थनीज ने इन्हीं व्यवसायों को करने वाले लोगों को जातियों के रूप में मान लिया है, जो कि सर्वथा गलत है। मतलब यूनान में शायद इस तरह की व्यवस्था होगी, लेकिन भारत में जो 7 जातियों का उल्लेख करता है मैगस्थनीज, ये उसने व्यवसाय के आधार पर जाति का विभाजन किया है, जो कि उसको ठीक नहीं माना जाता। तो ये जाति प्रथा के बारे में। इसके बाद समाज में एक और जो संस्था जो प्रचलित थी, वो थी विवाह के बारे में, द मैरिजेस के बारे में क्या पोजीशन थी। तो देखिए, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। वैसे भी अगर हम वैदिक परंपरा को देखें तो 8 प्रकार के विवाहों की हमें सूची मिलती है। और ये विवाह कौन से थे? जैसे ब्रह्म विवाह, प्रजापति विवाह, अर्श विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। इनके डिटेल भी दे रखे हैं, लेकिन इसमें हमको नहीं जाना है ज़्यादा। इन 8 विवाहों में से जो पहले 4 विवाह मैंने बताए आपको, एक तो ब्रह्म विवाह, प्रजापति विवाह, अर्श विवाह और दैव विवाह, ये तो धार्मिक माने जाते थे। लेकिन जो दूसरे 4 विवाह जो मैंने आपको बताए, यानी असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये जो है अधार्मिक माने जाते हैं। तो देखिए, विवाह का जो उद्देश्य माना गया वो जीवन साथी प्राप्त करना, भोग करना और संतान उत्पत्ति करना, ये विवाह के उद्देश्य माने गए। सामान्य रूप से नॉर्मल कंडीशंस में लोग जाति के अंदर ही विवाह करना उचित समझते थे, लेकिन उस समय अंतर जातीय विवाह भी प्रचलित थे। विवाह योग्य आयु जो है वो कन्या की 12 वर्ष मानी गई है,
और लड़के की 16 वर्ष जो है मानी गई है। और सामान्यतः एक पुरुष एक स्त्री से ही विवाह किया करता था, लेकिन ऊंचे घरानों में यानी राज परिवार में और धनवान व्यक्ति जो होते थे वो एक से अधिक विवाह भी करते थे। देखिए, अगर हम राजघराने की बात करें तो हमें बिंदुसार के बारे में मैंने आपको बताया था कि बिंदुसार की 16 रानियां थी। ठीक है, इसी तरह अशोक के बारे में बताया कि उसकी 5 रानियां थी। तो उच्च वर्ग में एक से अधिक विवाह भी प्रचलित थे, या जो धनवान वर्ग है उसमें भी एक से अधिक विवाह प्रचलित थे। विवाह के समय लड़की को जो है दहेज दिया जाता था, और कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्रियों को तलाक देने का और पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो ये बातें हमें विवाह के बारे में पता लगती है। इसके बाद हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है किसी भी सोसाइटी का। जब सोसाइटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो स्त्रियों की दशा के बारे में ज़रूर करते हैं। तो मौर्य काल में अगर हम स्त्री की दशा देखें तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कन्या के जन्म लेते ही घर में शोक व्याप्त होता था, क्योंकि पुरुष यानी लड़के की कामना की जाती थी पुत्र हो, क्योंकि वही जो है उत्तराधिकारी समझा जाता था। स्त्रियों की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। उन्हें घर की चार दीवारी में ही कैद रहना पड़ता था। पति की अनुमति के बगैर वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी। उन्हें केवल संतान उत्पत्ति का साधन समझा जाता था। उस समय कुछ कुप्रथाएं भी प्रचलित थी समाज में, जैसे वेश्यावृत्ति प्रथा उस समय प्रचलित थी। ऐसी स्त्रियां जो है वो धनवान व्यक्तियों और राजाओं का मनोरंजन किया करती थी। संगीत नृत्य कलाओं में वो निपुण प्रवीण हुआ करती थी। और वेश्यावृत्ति का जो एक व्यवसाय जो समझा जाता था, ये सरकार द्वारा संचालित किया जाता था। और आप ये देखिए कि सरकार उनसे कर लिया करती थी, और उस कर के बदले जो वेश्याएं होती थी उनको सुरक्षा प्रदान किया करती थी। वेश्याओं या उनको गणिकाएं भी कहा जाता था। वेश्याओं या गणिकाओं से गुप्तचर का कार्य भी लिया जाता था। ठीक है, जैसे जासूसी करने के लिए उनको प्रयोग किया जाता था। और अनेक स्त्रियां ऐसी होती थी जो कि अंगरक्षिकाओं के रूप में, मैंने आपको बताया था कि जब मौर्य सम्राट जो है अपने राजमहल से बाहर निकलते थे तो उनके साथ में अंगरक्षक और अंगरक्षिकाएं हुआ करती थी। तो अंगरक्षिकाओं के रूप में भी उनको जो है उनका प्रयोग किया जाता था। उस समय और जो कुप्रथाएं थी, जैसे पर्दा प्रथा और सती प्रथा भी उस समय प्रचलित थी। और दूसरी तरफ हम देखें तो मौर्य काल में स्त्रियों को कुछ अधिकार भी प्राप्त थे, जैसे कि परिवार की संपत्ति में उनको अधिकार मिला करता था। और विधवा अपना जो है पुनर्विवाह कर सकती थी। विधवा पुनर्विवाह उस समय प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा भी उस समय प्रचलित थी। और पुरुषों के साथ वो धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में, समारोह में भाग लिया करती थी। और जो व्यक्ति स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया करता था समाज में, उसको कठोर दंड भी दिए जाते थे। और स्त्री वध को ब्राह्मण हत्या के समान समझा जाता था, यानी उसके लिए कठोर दंड दिए जाते थे अगर कोई स्त्री की हत्या कर देता था। तो कुल मिलाकर हम देखें तो स्त्रियों की दशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, और वो है दास प्रथा। शायद मैंने आपको पहले भी बताया है कि मगैस्थनीज का ये मानना था, मगैस्थनीज ने इंडिका में लिखा है कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। लेकिन मौर्य काल के अन्य स्रोतों से हमें ज्ञात होता है कि मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित थी। उस समय जो जन्म से दास होते थे उनको खरीदा और बेचा जा सकता था, खरीद फरोख्त होती थी। अमूमन यानी सामान्यतः युद्ध में जीतने के पश्चात जो जिनको हराया जाता था वहाँ के लोगों को दास बना लिया जाता था।
और कई बार क्या होता था कि अपने परिवार को आर्थिक संकट से बचाने के लिए भी लोग दासता में प्रवेश कर जाते थे। मान लो किसी पे कर्जा चढ़ गया है या किसी के पास धन नहीं है, तो वो दास के रूप में विभिन्न स्थानों पर जाकर दास के रूप में वो काम करते थे। दासों के साथ जो है व्यवहार अच्छा किया जाता था, उनसे निम्न कोटि के कार्य नहीं कराए जाते थे। दासों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था, उनको पीटना जो है दंडनीय था। बिना बिना अभियोग के दास को बंदी नहीं बनाया जा सकता था और उनके पास अगर अतिरिक्त समय होता था तो वो कोई भी कार्य कर सकते थे और वो अपनी संपत्ति के स्वामी थे। अपने स्वामी को अगर वो अपनी कीमत चुका देते थे तो वो दासता से स्वतंत्र भी हो जाते थे। यानी दास ये नहीं कि एक बार दास बन गए तो जन्म भर दास रहेगा। अगर उसके पास पैसे हैं तो वो दासता से पैसे देकर मालिक को और दासता से मुक्त हो सकता था। तो देखा जाए तो भारतीय दासों की जो दशा थी वो यूनान में जो दास थे उनसे बहुत अच्छी थी। इसलिए मगैस्थनीज को लगा कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं है, क्योंकि यूनान में तो दासों को जंजीरों में रखा जाता था, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। तो भारत में दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन दासों के साथ व्यवहार अच्छा होता था। बाकी फिर हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।